से पहले वाले एपिसोड में हमने काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात की थी और उसमें हमने कहा था 3 प्रकार की रिएक्शंस हैं। पहला रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, सेकंड कंसेक्यूटिव रिएक्शन या क्रमागत अभिक्रियाएं और तीसरा है साइड और पैरेलल रिएक्शन या पार्श्व और समानांतर अभिक्रियाएं। तो पहले एपिसोड में हमने काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की रासायनिक बलगत की देखी थी। आज हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस या क्रमागत अभिक्रियाओं की रासायनिक बलगत की। अब इसमें सबसे पहले हम समझें कि क्रमागत अभिक्रियाएं या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस होती क्या हैं, इनको समझें। समझने की कोशिश करें। जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे थे तो हमने कहा कोई रिएक्टेंट ए है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा था यही बी वापस से ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की थी और बैकवर्ड रिएक्शन की बात की थी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ जो क्रमागत रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस या क्रमागत अभिक्रियाएं, उनको समझें कि कोई मान लीजिए रिएक्टेंट ए है, वो बी में कन्वर्ट हुआ और ये बी क्या होगा, सी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर समझें रिएक्टेंट ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी में कन्वर्ट हुआ, बी में बदला और बी ए में नहीं बदलेगा बल्कि बी एक नए प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो जाएगा और सी एक नए प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो उत्पाद बनता है वो पुनः अभिकारक की भांति कार्य करके एक नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट दे दे, ऐसी रिएक्शंस को हम कंसेक्यूटिव रिएक्शंस या क्रमागत अभिक्रियाएं कहते हैं। इनमें हर स्टेप का जो रेट कांस्टेंट होगा वो अलग अलग होगा, वेग नियतांक का मान हर एक का अलग अलग होता है और इसमें जो सबसे धीमा पद होता है वही अभिक्रिया के वेग निर्धारण का पद होता है। तो हम सीखते हैं काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस या क्रमागत अभिक्रियाओं की रासायनिक बलगत की। एक रिएक्शन पर विचार करें जिसमें कोई एक रिएक्टेंट ए, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, और बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए एट टाइम t = 0 यानी कि प्रारंभ में ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए मोल पर लीटर, बी था नहीं और सी था नहीं, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए मोल पर लीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब टाइम t = t कहें, t समय पर मान लीजिए इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है, x, इसके कितने बन जाते हैं मोल y, इसके कितने हो जाते हैं z। बात को समझें, तो शुरू में कितनी थी ये a और ये t टाइम के बाद कितनी लगी x, तो y या z। तो a = क्या आ गया, a बराबर आया x + y + z। टोटल a कंसंट्रेशन थी और t टाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, a के बचे हुए रह गए x मोल, b के y मोल और c के z मोल हो गए, ठीक है। यहाँ इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या है, मान लीजिए k1 है और इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, k1 डैश है। ये रेट कांस्टेंट जब a b में कन्वर्ट हो रहा है तब वेग नियतांक k1 और जब b c में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका वेग नियतांक कितना है, k1 डैश है। तो यहाँ हम लिखे -dx/dt, ये किसके बराबर होगा, k1x। अब इसको वापस से ध्यान से समझो। देखो माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बता रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए के विघटन की दर। जो हमने शुरू में पहले एपिसोड में बात की थी, हमने कहा था यदि विघटन की दर लिखनी है, अभिकारकों के विघटन की दर, तो माइनस का साइन लगाते हैं और यदि यही होता है प्रोडक्ट के बनने की दर, तो ये dx/dt होता है। और डिपेंड किसके पर रहेगी, वही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो माइनस जहां हम लिख देते हैं, ये क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए के विघटन की दर। तो -dx/dt = क्या आ गया, k1x। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखो हम क्या है, b के बनने की दर, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मानो dy/dt से। बनने की दर है तो प्लस साइन, प्लस चाहे लगाए या ना लगाए प्लस है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा k1x। देखो ये इसके बनने की दर में k1x आ गया और माइनस k1-y। समझो देखो क्या हुआ, b बन कितना रहा है, a से, और साथ साथ विघटित भी हो रहा है। जो विघटित हो रहा है या डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसको माइनस से दिखाएंगे, तो ये आ गया k1x - k1-y। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ लिखें, ये है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के बनने की कुल दर,
ये बी के बनने की दर है, ये बी के विघटन की दर है, तो ये इसमें से इसको घटा दिया तो आ गया नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या बी के बनने की कुल दर। ये इक्वेशन नंबर अपन 2 लिख देते हैं। अब लिखें सी के बनने की दर, तो हम लिखें डी जेड बाई डी टी, इसको भी प्लस साइन चाहे लगाए या ना लगाए प्लस है, ये बराबर किसके होगा के वन डैश वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा के वन डैश वाई के, क्योंकि यहाँ पर ये के वन डैश इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन का कांस्टेंट है और वाई यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और ये इक्वेशन कितनी होगी हमारे लिए, ये 3 होगी। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमने देखी। ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। यहाँ ये नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमने लिख दी थी, जितना बी बना उसमें से कितना बी डिकम्पोज हो गया। अब इसकी बात करते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के वन एक्स, या इसको लिखे हम यहाँ पर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के वन डी टी। एक्स को इधर ले आए, डी टी को इधर ले गए। इसका इंटीग्रेशन करें, इस इक्वेशन जो आई है इसका क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर मानो 4 लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका ये इंटीग्रेशन किया तो क्या आया माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स। यहाँ देखें ये क्या जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स, ये बराबर क्या है के वन टी और प्लस सी। सी किस लिए, क्योंकि सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब कभी इंटीग्रेशन को विदाउट लिमिट्स करते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं। तो माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वन टी प्लस सी। अब कंडीशन डालिए, देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर व्हेन टी इक्वल टू 0, टी बराबर 0, तो ये x बराबर क्या था a था। याद करें, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ जब t बराबर 0 था तो x मतलब a की कंसंट्रेशन वो कितनी थी, वो 0 थी। तो x की कंसंट्रेशन यहाँ 0 ना क्या हुआ, यहाँ पर a, तो t बराबर 0, x बराबर a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 0 आ जाएगा और माँ यहाँ क्या जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ a, x की जगह a रख दिया तो यहाँ आया हमारे पास में माइनस लॉगरिथम ऑफ a इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू ये आ गई। अब सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू के वन टी माइनस लॉगरिथम ऑफ a। हमने क्या किया, यहाँ पर c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। इस इक्वेशन में c का ये मान निकल कर आया, वो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स ई अपॉन ए। जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा, इस a को लाए तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू के वन टी, या लिखें इसको, यहाँ लिखे लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू माइनस के वन टी। इसका लॉग हटाओ, ये एक्सपोनेंशियल की टर्म में चला जाएगा तो और क्या आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के वन टी, या x बराबर क्या आ गया a ई टू दी पावर माइनस के वन टी। ये हमारे पास x निकल कर आ गया। इक्वेशन नंबर इसको 5 दे देते हैं, x इज इक्वल टू a ई टू दी पावर माइनस के वन टी, ये हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ रखना है, इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो क्या है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b में, तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर ये था dy बाई डी टी, यहाँ लिखें वापस से dy बाई डी टी इज इक्वल टू के वन और x की वैल्यू a ई टू दी पावर माइनस के वन टी, और साथ में क्या गया माइनस के वन डैश वाई। इक्वेशन नंबर 6 हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो b के नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b था, इसमें के वन तो ये रख दिया, x की वैल्यू यहाँ से रख दी और माइनस के वन डैश वाई आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। अब ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये प्रथम कोटि की ये अवकल वेग समीकरण है। इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास में आता है y इज इक्वल टू के वन ए अपॉन के वन डैश माइनस के वन ई टू दी पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस के वन डैश टी। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर समझें, y इज इक्वल टू क्या आ गया, के वन ए अपॉन के वन डैश माइनस के वन ई टू दी पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस के वन डैश टी। इक्वेशन नंबर 7। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखें, यहाँ में लिखा था a इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू हमने निकाली, y की वैल्यू हमने निकाल ली, z की निकाल दी है। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z बराबर क्या हो गया हमारे पास में a माइनस एक्स माइनस वाई। ये z की वैल्यू निकाले तो इसमें से a माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ लिखो, देखो
अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने निकाली है वैल्यूज वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, z बराबर निकालना है हमें। तो z बराबर क्या आया, a रख दो। x की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, a e टू दी पावर माइनस k1t, और उसके बाद में y की वैल्यू लिखनी है, वो देखो लिखा हुआ माइनस y, तो माइनस k1a अपॉन k1 डैश माइनस k1, और साथ में e टू दी पावर माइनस k1t, और साथ में यहाँ पर माइनस e टू दी पावर माइनस k1 डैश t। अब इस सबको रख कर देते हैं हम। हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, z इजकल टू a e टू दी पावर माइनस k1t माइनस k1 अपॉन k1 डैश माइनस k1 e टू दी पावर माइनस k1t माइनस e टू दी पावर माइनस k1 डैश t। अब वापस से देखें इसको, z बराबर क्या आ गया, यहाँ आया k1 डैश माइनस k1 और ये a, इसका हमने इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर लिखा माइनस k1 डैश माइनस k1 और साथ में आ गया a e टू दी पावर माइनस k1t। ठीक है, इसका इससे किया तो माइनस k1a और e टू दी पावर माइनस k1t, और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस k1a e टू दी पावर माइनस k1 डैश t, और होल अपॉन क्या आ गया, ये होल अपॉन आ गया x k1 डैश माइनस k। यहाँ तक हमने इसको निकाल लिया। अब आगे देखें इसको, यहाँ z बराबर हम क्या करें यहाँ पर कि k1a, तो देखो ये k1 इसको अलग से लिखें, k1 डैश a माइनस k1a माइनस यहाँ पर k1 डैश a e टू दी पावर माइनस k1t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस k1 a e टू दी पावर माइनस k1t माइनस k1a e टू दी पावर माइनस k1t प्लस k1a e टू दी पावर माइनस k1 डैश t। ठीक है, ये सारा यहाँ पर आ गया, और होल अपॉन क्या आया यहाँ पर हमारे पास में k1 डैश माइनस k1। तो इसमें से ये आया k1 a टू द पावर माइनस k1t, ये है प्लस का, और ये है माइनस k1 टू द पावर माइनस k1t, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, इस सब में a है तो a को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया z इजकल टू a, ये कॉमन आ गया। यहाँ अंदर क्या बचेगा, k1 डैश माइनस k1 माइनस k1 डैश e टू दी पावर k1t, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस k1 e टू दी पावर माइनस k1 डैश t। ठीक है, और होल यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, और इसके अपॉन क्या गया, लिखते सीधा k1 डैश माइनस k1। यहाँ तक बात समझ रही है। और लास्ट लिखे इसको z इजकल टू a अपॉन k1 डैश माइनस k1। ठीक है, और यहाँ इसको एक साथ लिखें, k1 डैश वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए, तो k1 डैश माइनस k1 डैश e टू दी पावर k1 माइनस k1t, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर माइनस साइन लगाएं k1, और फिर यहाँ पर माइनस k1 e टू दी पावर माइनस k1t। समझे, देखो z इक्वल टू हमने क्या किया यहाँ पर a अपॉन k1 डैश माइनस k1, इस k1 डैश की टर्म को एक साथ ले लिया, k1 की टर्म को एक साथ ले लिया, ये k1 डैश आएगा। तो यहाँ पर याद रखें, जब k1 डैश और k1 डैश की बात करें तो टू पावर माइनस k1t आएगा, और k1 करेंगे तो यहाँ पर पावर माइनस k1 डैश t आएगा। ये z की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की निकाल ली और z की निकाल ली। तो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में कितना x बना, कितना y और कितना z बना, ये तीनों हमने निकाल लिया था। x की वैल्यू निकाली थी a टू पावर माइनस k1t, y की वैल्यू हमने निकाली थी k1 a अपॉन k1 डैश माइनस k1 e टू पावर माइनस k1t माइनस पावर माइनस k1 डैश t, और z की वैल्यू हमने निकाली z इक्वल टू a अपॉन k1 डैश माइनस k1 डैश माइनस k1 डैश e टू पावर माइनस k1t माइनस k1 e टू पावर माइनस k1 डैश t। इस प्रकार से यहाँ तक आपको इतना लिखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कंसंट्रेशन में और टाइम में। यहां ले लें कंसंट्रेशन और यहां ले लें टाइम। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ए की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, और सी की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। समझे, देखो ए की कंसंट्रेशन को तो वैसे दिखाएंगे,
क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा, हमने रिएक्शन क्या लिखी थी यहाँ पर, आपको याद हो तो हमने लिखी थी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए की कंसंट्रेशन तो लगातार कम होगी, तो हमने लिख दिया ए की कंसंट्रेशन लगातार कम होगी। सी की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बनेगा वैसे वैसे चलेगा, वैसे वैसे सी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। और बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर लगातार घटती चली जाएगी। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए decreases, concentration of C continuously increases, while concentration of B first increases, reaches up to maximum and then decreases continuously. समय के साथ A की सांद्रता लगातार घटती जाती है, C की सांद्रता लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ये है, जबकि B की सांद्रता पहले बढ़ती है, अधिकतम तक पहुंचती है और उसके बाद B की सांद्रता घटती चली जाती है। तो इस प्रकार कंजुगेटिव रिएक्शंस का जब कोई क्वेश्चन आएगा तब आपको पहले कंजुगेटिव रिएक्शन के बारे में बताना है कि वे क्या होती हैं, उसके बाद उनका पूरा काइनेटिक डेरिवेशन निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद में हमें इसका ग्राफ प्लॉट करके इतना इसमें हमको समझाना है। धन्यवाद।